नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी करके लोगों से, अलग अलग संगठनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर राय शुमारी शुरू कर दी है। अब मसला ये है कि खबर बीजेपी सरकार के सूत्रों से मिल रही है कि मानसून सेशन के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब बवाल होना तय है। कई सारे लोग कई सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग कर रहे थे और कट्टरपंथी इसका विरोध करते चले आ रहे थे। मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सरकार ने ये जवाब दिया कि वो इस पे कुछ करने वाले हैं। कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन जिस वजह से ये कार्रवाई शुरू हुई वो एक पीआईएल था जिसे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी ने। तो क्या होगा ये मसला, कैसे आएगा कानून, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं और कैसे ये हिंदुस्तान को सही माने में सेकुलर बनाएगा, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ स्वयं अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मेहनत तो करारा रंग ला रही है। मनीष जी, मुझे बहुत खुशी है। मैं 2015 मैंने पीआईएल फाइल किया था और 2023 चल रहा है। 8 साल लगा, लेकिन अब जो एक बीज हमने बोया, या ये कह सकते हैं वो संविधान में लिखा है, लेकिन जिसके लिए हमने एफर्ट किया, तो अब हमारे सामने उसका एक स्ट्रक्चर आने वाला है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे लॉ कमीशन अपना रिपोर्ट बना देगा, लॉ कमीशन अपना ड्राफ्ट बना देगा, उसके बाद इसका विरोध करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। हाँ, लेकिन भारत में ऐसे भी लोग हैं जो बिना बात के विरोध करते हैं, तो करेंगे। बहुत लोगों को मिर्ची लग रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो जैसे सीए का शाहीन बाग हमने किया था उसी तरीके से देश भर में विरोध करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद होने वाली है। बहुत सारे लोगों की जो जाहिलियत की दुकान चल रही थी ना, जो फतवा वाली दुकान चल रही थी, जो महिलाओं को गुलाम बना के रखने वाली दुकान चल रही थी, जो शरिया इल्लीगल अदालत चल रहा था, अवैध रूप से शरिया कोर्ट, दारुल कज़ा चल रही थी पूरे देश में, वो सब बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है? क्योंकि आप जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं या लॉ कमीशन जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, मैं उसको इंडियन सिविल कोड कहता हूँ। इंडियन सिविल कोड के इसलिए कहता हूँ कि उसको समझना बड़ा आसान है। भारत में इंडियन पुलिस कोड है, भारत में इंडियन टैक्स कोड है, भारत में इंडियन एजुकेशन कोड है, भारत में इंडियन पिनल कोड है। तो एक इंडियन सिविल कोड और आ जाएगा तो मुझे लगता है लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय इसको कहता हूँ, इसका नाम होना चाहिए इंडियन सिविल कोड। इंडियन सिविल, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय दंड संहिता है इंडियन पिनल कोड, उसी पैटर्न पे एक भारतीय नागरिक संहिता। अच्छा, ये बताइए क्या क्या प्रारूप, क्या क्या आपको लग रहा है कि ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, मैं लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब से मिल के आया हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे टाइम दिया था अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैंने उनको अपना डिटेल प्रेजेंटेशन दिया और उनको ये कहा है कि आप इसको आईपीसी की तर्ज पे जो आईसीसी आप बनाएं, उसमें आप 10 चैप्टर रखिए। चैप्टर नंबर 1 रखिए एज ऑफ मैरिज, कि शादी विवाह की मिनिमम एज कितनी होगी वो सबके लिए कॉमन होनी चाहिए, जो आज की डेट में नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए लड़कियों की उम्र 18 है, लड़कों की 21 है, लेकिन मुस्लिम्स में शरीयत एक्ट जो 1937 का अंग्रेजों का कानून है, उसके कारण आज भी उनकी जो विवाह की उम्र है, या तो पीरियड आ जाए या लड़की 9 साल की हो जाए तो निकाह के लायक हो जाती है। 9 साल, 9 साल, 9 साल, वो आज भी 9 साल में वो लड़कियां शादी करते, वो लीगल माना कर जाएगा? सकते हैं, लीगल माना जाएगा। उनके ऊपर बाल विवाह वाला कानून लागू ही नहीं होता है। ये तो बड़ा अन्याय है बच्चों के देखिए, ऊपर। अंग्रेजों ने इस देश में डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत सारी कम्युनिटीज के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बना दिया। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना दिया, पारसी मैरिज एक्ट बना दिया, मुस्लिम मैरिज एक्ट बना दिया, जिसको शरीयत एक्ट बोलते हैं। केवल हिंदुओं के लिए नहीं बनाया था। हिंदुओं के लिए जो कानून बना वो 1956 में बना, जब नेहरू जी ने बना दिया। कायदे से नेहरू जी की ड्यूटी थी कि पहले के जितने अंग्रेजों के कानून है उसको खत्म करते और बाकायदा यूसीसी ला देते या आईसीसी ला देते। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने, चूंकि पहले हिंदू मुस्लिम्स का कानून चल रहा था, पारसी का चल रहा था, ईसाई का चल रहा था, उन्होंने हिंदुओं के लिए और बना दिया। तो ये मौका तो बहुत बढ़िया है कि बच्चियों की उम्र की शादी की उम्र जो है 21 कर देना चाहिए। शादी विवाह की उम्र सबकी 21 हो जाएगी। 21 का मतलब लड़की ग्रेजुएट हो जाएगी। 21 का मतलब लड़की की बेसिक एजुकेशन पूरी हो चुकी होगी। 21 साल करने का उसको एक मौका भी मिलेगा अपने पैर पे खड़े होने का। बिल्कुल, फिजिकली मेच्योर होगी, मेंटली मेच्योर होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, और माता पिता को भी एक उसके कहते हैं बातचीत करने में उसको झिझक नहीं होगी। अपनी ओपिनियन दे पाएगी कि हाँ ये लड़का यहाँ करना है कि नहीं करना, या मैं कुछ और सोच रही हूँ, जो भी है। रियल सेंस में आजादी इसको ही कहते हैं। एग्जैक्टली।
मुस्लिम खास और ये फायदा किसको हुआ? मुस्लिम लड़कियों को, Right. क्योंकि हिंदुओं में पहले से 18 है। तो अगर कॉमन इंडियन सिविल कोड आया और शादी विवाह की उम्र समान हुई तो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है, जिनकी निकाह की एज 9 है। दूसरा मैंने सजेस्ट किया है मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। अभी क्या है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब 21वीं सदी में जब भारत में 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, इस समय भारत में 225 करोड़ खाते हैं, इसका मतलब 225 करोड़ लोग बैंक से जुड़ चुके हैं। बड़ी सीधी सी बात है, भारत की जनसंख्या भले 140 करोड़ 142 करोड़, लेकिन खाते 225 है। मतलब सबके पास आधार है, आइडेंटिटी कार्ड है, सब कुछ है। सबके पास लोग आधार बनवा सकते हैं, बैंक जा सकते हैं। 48 करोड़ जनधन खाते खुल गए, इसका मतलब गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ चुका है। तो रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। किसानों का समृद्धि वाला जो किसान समृद्धि आता है वो गरीबों को तो आता है, ईडब्ल्यूएस बीपीएल को आता है, सीधे सीधे पैसा उनको आ रहा है, वो बैंक जाके निकाल रहे हैं। जब इतना काम कर सकते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो विवाह या निकाह या मैरिज जो भी करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सारे धर्म और सारे लोगों को उसका जो है मैंडेटरी होना चाहिए। तो मैंडेटरी मैंने कहा है कि चैप्टर नंबर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 प्रोसीजर ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन। फिर चैप्टर 3 हमने सजेस्ट किया है कि तलाक लेने के लिए आपका ग्राउंड भी कॉमन होना चाहिए, प्रोसीजर भी कॉमन होना चाहिए। अभी तलाक का ग्राउंड अलग अलग है। किसी एक रिलीजन में है कि नपुंसकता के आधार पर तलाक ले सकती है महिला, दूसरे रिलीजन में है कि बाजपन के आधार पे शौहर तलाक ले सकता है, तीसरे रिलीजन में है कि कोड होने पे तलाक हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं बाजपन के आधार पे हो, नपुंसकता के आधार पे हो, कोड के आधार पे हो, या 7 साल गायब हो गया है उसका पता नहीं है, जो भी ग्राउंड है वो ग्राउंड हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके लिए कॉमन होना चाहिए। और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी सबका कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और वो लीगल होना चाहिए और जुडिशरी होना चाहिए। राइट। एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तैयार भी हो गए हैं, मान लीजिए पति पत्नी तैयार हैं, दोनों के माता पिता भी तैयार हैं, तो ठीक है, एक कॉमन अपना वो रिटर्न में दें, तहसीलदार के यहाँ जाके या फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दें, वहां से, लेकिन होना चाहिए जुडिशरी, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल। और थोड़ा ईज भी होना चाहिए तलाक का सिस्टम। अभी देखिए हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो ऑलरेडी कोर्ट के जरिए ही तलाक होता है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो मैंने ये सजेस्ट किया ये टाइम भी कम होना चाहिए। भाई जब दोनों पक्ष तैयार हो गए तो 6 महीने के अंदर इनका तलाक हो जाना चाहिए। 6 महीने कूलिंग पीरियड, चलो सोचने समझ लिए ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। और ये चारों तलाक भी जो 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं, ये ईमेल से होते हैं, एसएमएस से होते हैं, कुरियर से होते हैं, व्हाट्सएप से हो रहा है, व्हाट्सएप, सब तरीके से हो रहा है, सब तरीके से हो रहा है। बस ट्रिपल तलाक में 1 गो में था तलाक तलाक तलाक, इसमें 30 दिन का टाइम दिया हुआ, इतना ही अंतर है। लेकिन ये चारों तरीके के जो तलाक हैं, तलाक हसन, एहसन, बाइन, किनाया, ये भी एक तरफा है। कोई इसमें लाइबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और बस एक तरफा कह दिया और 30 दिन के बाद फिर दोबारा कह दिया, फिर 30 दिन बाद तीसरी बार कह दिया, यानी 2 महीने के अंदर छुट्टी हो गई। तो मैंने कहा है कि ये सारे तलाक बंद होने चाहिए, और इसलिए चैप्टर नंबर 3 होना चाहिए, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। चैप्टर नंबर 4 हमने कहा है कि गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। भाई अगर महिला में, पत्नी में कोई कमी है या पति में कोई कमी है तो दूसरी शादी क्यों करना? बच्चे ले लो ना, भारत में इतने सारे बच्चे, किसी को गोद ले लो। मुस्लिम से ही ले सकते, मुस्लिम नहीं ले सकते, ये प्रॉब्लम ये है, मुस्लिम नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो अपने पूरा उनको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, तो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में लोग दूसरा निकाह करते हैं। अब मान लो दूसरा निकाह किया और कमी अगर हस्बैंड में रही, शौहर में रही, तो फिर तो दूसरा निकाह करने से बच्चा नहीं होगा। अगर कमी अगर बीवी में कमी है तो ठीक है, दूसरा निकाह कर लिया तो बच्चा हो गया, लेकिन अगर शौहर में कमी है तो दूसरा निकाह करो, तीसरा निकाह करो, चौथा निकाह करो, बच्चा होगा ही नहीं। बहुत सारे तो मैंने ऐसे केस भी देखे कि लोग बेटे की चाहत में दूसरा निकाह कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी तो तय होगा कि भाई मेल ही तय करता है लड़का है या लड़की है। मैं एग्जैक्टली यही तो आपको कह रहा हूं, बेटा होगा कि बेटी, ये डिपेंड करता है मेल के ऊपर। लेकिन लोग बेटे की चाह में दूसरा निकाह कर लेते हैं। पहली से 5 बेटी हो गई, फिर निकाह कर लिया, दूसरे से 5 बेटी हो गई, तीसरी से 5 बेटी हो गई, चौथी से 5 बेटी। इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एकदम प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें सजेस्ट किया है, चैप्टर नंबर 5 जो सजेस्ट किया है कि गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, और गोद लेने का प्रोसीजर, ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन और प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, ये सबके लिए कॉमन होना चाहिए, इजी वे में होना चाहिए, आदमी अप्लाई करे, इजीली उसको बच्चा गोद मिल जाए। अच्छा, तलाक के बाद गुजारा भत्ता का भी तो मसला बनेगा। हाँ, तलाक के बाद गुजारा भत्ता के लिए मैंने एक चैप्टर सजेस्ट किया है। आज की डेट में हिंदू जैन बौद्ध सिख को तो गुजारा भत्ता मिल रहा है,
लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है। मतलब तलाक कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता उनको नहीं केवल है। मेहर की रकम मिलती है, 10,000, 15,000, 20,000। एग्जाम्पल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ एक लड़की है, कई लड़कियां यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, मैं एक का एग्जाम्पल देता हूँ, बेनजीर हिना नाम है। उसको कुरियर बाई पोस्ट 3 चिट्ठी भेज दी तलाक हसन की। उसके बाद उसको पेटीएम किया, 15,000 रुपए उसके शौहर ने उसको भेजा, बोला ये तुम्हारा मेहर की रकम। और उसका एक बच्चा है 1 साल का, उसको 2,000 रुपए दोबारा पेटीएम भेज दिया, बोले दूध का पैसा। मतलब 17,000 रुपए में तलाक पूरा। और बच्चे की भी जिम्मेदारी कुछ कोई नहीं। जिम्मेदारी नहीं, 2,000 रुपए दे दिया, बोलो तुम दूध पिलाती रहो इसी से। तो ऐसे में इसलिए मैंने कहा है कि ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता का फार्मूला, गुजारा भत्ता कितना देना है, वो जो फार्मूला तो है, वो फार्मूला सब पे लागू होना चाहिए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे भी। इसी तरीके से मैंने कहा है कि जो विरासत है और वसीयत है, एक चैप्टर मैंने विरासत का सजेस्ट किया है, एक चैप्टर वसीयत का सजेस्ट किया है, एक चैप्टर मैंने चैप्टर नंबर 9 सजेस्ट किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये सब पे लागू होना चाहिए। ये ऐसा नहीं केवल हिंदू पे लागू हो, जैन पे लागू हो, बौद्ध या सिख। मतलब ये जो कानून आ रहा है उसमें ये निहित होगा, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का मसला भी इसमें। एग्जैक्टली मैंने यही कहा है कि आप इंडियन पिनल कोड में चैप्टर नंबर 9 रखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो, और हम दो हमारे दो का भी सब पे लागू हो। कोई दूसरा शादी ना कर पाए और कोई 2 से ज्यादा बच्चा पैदा ना कर पाए, ये भी आप इसमें एक चैप्टर डाल दीजिए। और जो 10वां चैप्टर हमने डाला है, जिस पर चर्चा बहुत कम होती है, हमने कहा है कि भाई सब तो ठीक हो गया, बूढ़े माता पिता कहां जाएंगे? तो चैप्टर नंबर 10 होना चाहिए पेरेंट्स केयर। भाई पति पत्नी का झगड़ा सुलझ गया, बच्चे को भरण पोषण भी मिल गया, लेकिन पति पत्नी तो अपना हो गए, निपट गए, माता पिता की देखभाल कौन करेगा? तो इसलिए माता पिता की देखभाल के लिए भी चैप्टर नंबर 10 होना चाहिए पेरेंट्स केयर। ये 10 चैप्टर मैंने सजेस्ट किया। और अगर पेरेंट्स के साथ आप मिसट्रीट कर रहे हो तो उसका पनिशमेंट होना चाहिए। ये 10 के 10 चैप्टर में पनिशमेंट रखना पड़ेगा। कोई आदमी अगर एज वायलेट कर रहा है तो भी पनिशमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा तो भी पनिशमेंट, कोई तलाक अलग तरीके से ले रहा है तो भी पनिशमेंट, कोई गोद वायलेट कर रहा है तो भी पनिशमेंट, कोई विरासत को नियम वायलेट कर रहा है तो भी पनिशमेंट, कोई वसीयत का नियम वायलेट कर रहा तो भी पनिशमेंट, कोई हम दो हमारे दो अगर वायलेट कर रहा तो भी पनिशमेंट, और कोई माता पिता की देखभाल नहीं कर रहा तो भी पनिशमेंट। ये पनिशमेंट तो आपको सब में 10 के 10 चैप्टर मैंने सजेस्ट किया है कि 10 के 10 चैप्टर में आपका पनिशमेंट होना चाहिए। अब ये बताइए कि ये तो बहुत ही बढ़िया कानून है, इसमें तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुझे बताइए, जब ये सारी चीजें हैं और सारी चीजें तो मुझे बिल्कुल लॉजिकल नजर आ रही है, तो फिर विरोध किस बात के लिए है? देखिए, इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को। जो भारत में मुस्लिम बहन बेटियां 12-14 करोड़ के आसपास हैं। अगर 25 करोड़ मुस्लिम है तो 50% उसमें महिलाएं हैं, 30 करोड़ मुस्लिम है तो 15 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं। इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिलने वाला है, क्योंकि शादी की उम्र उनकी कम है, गुजारा भत्ता उनको नहीं मिलता है, ये तलाक का तलवार जो लटका हुआ रहता है वो हमेशा उनके लटका रहता है, वसीयत का अधिकार उनको नहीं है, विरासत का इक्वल राइट उनको नहीं है, बच्चा गोद लेने का इक्वल राइट उनको नहीं है, भरण पोषण का इक्वल राइट उनको नहीं है, 4 शादी वाला नियम से वो परेशान है, माता पिता की देखभाल का अधिकार उनको नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो 10 चैप्टर मैंने बताया है, ये 10 का 10 चैप्टर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है। उसके बाद थोड़ा पारसी बेटियों को मिलेगा, 3rd नंबर पे क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख इसमें कोई फायदा ही नहीं है। ये इंडियन सिविल कोड आए चाहे ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है उसमें ऑलरेडी इक्वल राइट मिल चुका है। जहां थोड़ा बहुत कमी भी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसलों में उसको पूरा कर दिया है। अब ये बताइए, आप मुस्लिम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आप युद्ध लड़ रहे हैं और कट्टर मौलाना और मौलवी वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, मुल्ला मौलवी तो पीछे पड़े रहेंगे उनका, तो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समता, समानता, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी। वो इक्वलिटी कहाँ मानते हैं? तो वो तो कहते हैं संविधान बचाएंगे, वो नहीं, शाहीन वो बाग उनका में ड्रामा है। संविधान लेकर के घूम रहे थे। आप संविधान के प्रियम्बल को देख लीजिए, मुल्ला मौलवी इसको ठीक उल्टा है। वो भारत के सभी इंसान को बराबर नहीं मानते, वो हिंदू मुस्लिम को एक समान नहीं मानते, वो जैन मुस्लिम को एक समान नहीं मानते। कहाँ मानते हैं? तो इसका मतलब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस, यानी पुरुष पुरुष ही नहीं बल्कि महिला पुरुष भी समान है। ये कट्टर मौलवी इंसान को बराबर नहीं मानते, हिंदू मुस्लिम को बराबर नहीं मानते, महिला पुरुष को बराबर नहीं मानते। वो इस संविधान को मानते कहाँ है? बताइए, कहाँ से कहाँ आप डिबेट को ले जाते हैं।
लेकिन एक बात के लिए आपको इस देश को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने उन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर के आपने लड़ाई लड़ी जिसके ऊपर 10 साल पहले कोई डिस्कस नहीं कर सकता था। मीडिया में हम लोग तो बहुत 20 साल हो गए, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत करना भी पाप माना जाता था। लेकिन आपने कानून की लड़ाई लड़ते हुए जिस हिसाब से इस देश को एक नया रास्ता दिखवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।